आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। कांवड़ मेले के लिए इस बार सरकार ने 3 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। सरकार और प्रशासन जोर शोर से कांवड़ मेले की तैयारियों में जुटी हुई है। इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के CSR भवन में अधिकारियों के साथ में कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर बैठक की है और कांवड़ मेले में बिजली, पानी, सड़क और सुरक्षा से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। सीएम धामी ने कहा कि पिछले साल के अनुभव से सीख लेते हुए इस बार कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं में सुधार जो है वो किया जाएगा। आपको बताते चलें कि कांवड़ मेले को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और लगातार पिछले साल हुए कांवड़ को लेकर लगातार आपको बताते चले कि मीटिंग का दौर भी किया जा रहा। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और कई कड़े दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। कांवड़ मेले के लिए 3 करोड़ का बजट जो है वो जारी किया गया है। शासन और प्रशासन तैयारियों में भी जुटा हुआ है। इस कांवड़ मेले में आते हैं, हम उनका बहुत उत्साह से, बहुत खुशी से उनका स्वागत करें, उसकी हम तैयारी हर वर्ष करते हैं। और हमने कहा है कि पिछले वर्षों में जो हमारे अनुभव रहे हैं, उन अनुभवों का लाभ लेते हुए, उन अनुभवों से सीखते हुए मेले में जो और अच्छा करना है और अन्य व्यवस्थाएं करनी है, आने वाले किसी भी कांवड़ यात्री को, शिव भक्त कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो, उसके निमित्त सभी विभागों का समन्वय बनाकर यहां पर काम करना है। पूरे देश में विकसित भारत की नई पहचान परिवार नियोजन हर दंपति की शान में विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण और पखवाड़ा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। समस्त सरकारी चिकित्सकों में शुभारंभ किया गया और साथ ही जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सालय में अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन सिंह गहलोत ने आपको बताते चले कि आशा वर्करों की एक बैठक को साझा कर अभियान को सफलतापूर्वक बनाने के लिए चिकित्सालय के समस्त कर्मचारियों के साथ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। हस्ताक्षर अभियान की यहां पर शुरुआत की गई, जहां पर चिकित्सक अधीक्षक ने बैठक का आयोजन किया और हस्ताक्षर अभियान की यहां पर शुरुआत की गई है। दरअसल आपको बताते चलें कि चिकित्सक अधीक्षक ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जहां पर विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर एक पखवाड़ा रखा गया जो कि 11 जुलाई से शुरू हुआ और अब ये लगातार 2-3 दिन तक चलेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नई पहल जो है वो की गई है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि जसपुर से हैं, जहां पर चिकित्सकों ने बैठक का आयोजन किया है। जनता को जागरूक हम आशाओं के माध्यम से कर रहे हैं। हमारी जो आशाएं बहने हैं पूरे गांव-गांव में हर क्षेत्र में जारी हैं। जो टारगेट का बोल है कि हमारे जिनको नसबंदी होनी है, जिनको जरूरत है, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उनके पास जाके उनको मोटिवेट कर रही हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़े में आकर नसबंदी कराएं। इस नसबंदी कराने पर हम लोग महिलाओं को 1400 रुपये और पुरुषों को 2000 रुपये देते हैं। अगर यही नसबंदी प्रसव के 7 दिन के अंदर होती है तो हम उनको 2200 रुपये सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। कार्यक्रम दिनांक 11 जुलाई से 24 जुलाई तक जारी रहेगा। इसको जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 5 सीटों पर मिली हार के कारणों की कांग्रेस समीक्षा करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी आपको बताते चलें कि लगातार ये भी बताया कि हाईकमान की ओर से गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य और पूर्व सांसद PL पुनिया और सांसद रजनी पाटिल 18 से 20 जुलाई तक 3 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा करेंगी और 20 जुलाई तक प्रदेश कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों से बैठक कर फीडबैक लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कमेटी गढ़वाल और टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा लोकसभा सीट में जो है वो पार्टी के हार के कारणों की समीक्षा करेगी। कमेटी के सदस्य 5 सदस्यीय क्षेत्रों के पूर्व सांसद, प्रत्याशी सहित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे।
हमारी दूसरी सांसद महोदय यहाँ आ रही हैं। 19 तारीख को वो प्रातः 11:30 बजे से बैठकें लेंगी। 19 तारीख को पूरी शाम तक बैठक लेंगी। 20 तारीख को भी वो 18 तारीख को भी बैठक लेंगी और 20 तारीख को भी आधा दिन 2 बजे तक लगभग वो बैठक लेंगी। हर लोकसभा को हमने 2 से 3 घंटे का समय दिया है। वहां के कैंडिडेट्स, वहां के एमएलए जो कैंडिडेट्स रहे हैं, पूर्व मंत्री, पीसीसी मेंबर, एआईसीसी मेंबर, हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट, ब्लॉक अध्यक्ष इत्यादियों को बुलाया गया है। वो सभी उसमें प्रतिभाग करेंगे और अपनी अपनी बातें रखेंगे ताकि करेक्ट फीडबैक जो है दिल्ली तक जाए। और अच्छा है, इस तरीके की कार्रवाई होती रहनी चाहिए ताकि कार्यकर्ता और नेता मुस्तैद रहे। दिनेशपुर में पूर्व सैनिकों ने कठुआ में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कठुआ में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हुए थे, जिसको लेकर पूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जिला अध्यक्ष नंदन सिंह कोश्यारी ने भी नेतृत्व में चक्की मोड़ रामलीला मैदान में कैंडल जलाकर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। श्रद्धांजलि सभा के दौरान वक्ताओं ने भी कहा कि आतंकियों के कायरानापूर्ण हरकत का सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आज हमारा देश पूरे विश्व में अपने झंडे गाड़ रहा है। हमारे देश का नाम पूरे विश्व में आज प्राथमिकता से लिया जा रहा है। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, हमें वहाँ पर ब्लू कारपेट दिया जाता है, जिससे कि पाकिस्तान बहुत पूरी तरह बौखलाया हुआ है। उसकी साफ साफ मानसिकता दिखाई दे रही है कि वो अपने आतंकियों को यहाँ पर हमारे भारत में घुसेड़ता है और उसके बाद इस तरह की कायराना हरकत कराता है, जिससे हमारे देश का जवान हताहत हो रहा है। कहीं न कहीं मैं सरकार से मांग करता हूँ कि एक बार कम से कम इसका दमदार तरीके से मुंह तोड़ जवाब हमारे सैनिकों द्वारा उनको दिया जाए कि एक बार यहाँ दोबारा घुसपैठ करने से पहले 10 बार सोचे। एक और सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता है। सर्वप्रथम तो जैसा कि विदित है, 8 जुलाई लगभग 3:30 बजे अपराह्न एक मैसेज आता है कि अमुक जगह पर कुछ उग्रवादी सक्रिय हैं। उस दौरान हमारी एक जाबाज सैनिक टोली वहाँ के लिए मार्च करती है और सर्च ऑपरेशन के दौरान बस से ग्रेनेड फेंक करके और जिस 1.5 टन में वो लोग हमारे जेसीओज, एनसीओज और जवान थे, उसका टायर ब्रस्ट करके। जसपुर कोतवाली परिसर में आगामी मुहर्रम की तैयारियां लगातार जारी हैं। पुलिस अधीक्षक ने एसडीएम के आदेश पर नायब तहसीलदार भुवन चंद आर्य को निर्देश दिए हैं। साथ ही मुहर्रम कमेटी के सदस्यों में समस्त अधिकारियों की अमन बैठक भी यहां पर आयोजित की गई, जहां पर मुहर्रम कमेटी के सदस्य द्वारा मार्ग की साफ सफाई, जुलूस के दौरान मुख्य बाजार में वाहनों की आवाजाही, विद्युत कटौती पर रोक की जाने की मांग की गई है। एसपी काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने भी कहा कि ताजियों की ऊंचाई 10 फीट करने और जुलूस में हथियार न लाने की भी अपील की। मुहर्रम पर्व की शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील लगातार की जा रही है। आने वाले इस तरह की इसमें सारी त्योहार से जुड़े हुए को मनाया जाता है, जिससे कि हमें कोई समस्या नहीं या वर्तमान में कोई ऐसी परिस्थितियों चेंजिंग आई है तो हमारे संज्ञान में आ जाए। उसी के संबंध में आज इसमें प्रशासन और पुलिस समूह मीटिंग हुई और जहाँ भी कार्यकाल तो उनके बारे में एक पॉइंट पर उसको डिस्कशन हुआ। रानीखेत के सोनी गांव के पास में एक पिकअप वाहन से 101 टन अवैध लीसा बरामद हुआ है। वन क्षेत्र अधिकारी रानीखेत तापस मिश्रा ने बताया कि सोनी गांव के निकट पिकअप वाहन में 101 टीन अवैध लीसा बरामद हुआ है, जहां पर अवैध लीसा के संबंध में भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत में कई धाराएं जो हैं वो भी केस में दर्ज की गई हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उन्होंने उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार अवैध लीसा अभिवहन से संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई की है। एक टीन अवैध लीसा यहां पर बरामद किया गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि रानीखेत से हैं, जहां पर वन विभाग का बड़ा एक्शन
देखने को मिला है, जहां पर परिवहन करते हुए लीसा को बरामद किया है और इस पूरे मामले की जांच लगातार जारी है। 101(3) अवैध लीसा को बरामद किया गया है और मामले की जांच जो है वो लगातार की जा रही है। वन विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मुनिकीरेती थाना पुलिस ने क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते झगड़ा कर रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में कार्रवाई की है। सभी आरोपियों को पुलिस ने एसडीएम कोर्ट में भी पेश किया, जहां पर इंस्पेक्टर रितेश शाह ने इसको लेकर यह भी बताया कि स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपसी विवाद में झगड़े का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर शांति भंग करने पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला मुनिकीरेती से है, जहां पर पुलिस ने शांति भंग करने पर बड़ा एक्शन लिया। और आपको बताते चले कि जनपद टिहरी गढ़वाल मुनिकीरेती थाना पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल आपसी विवाद में झगड़े का वजह जो है वो बताई जा रही है। कोटद्वार में अवैध खनन के कारण मालन नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया है, जिसके कारण हजारों लोगों को इस बरसात में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल भाबर क्षेत्र को पुल के ध्वस्त होने के बाद में जो वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था वो भी बरसात में बह गया है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में दिक्कत भी हो रही है। दूसरी ओर NH 534 पर कोटद्वार के बीच में मार्ग लगातार बंद भी हो रहे हैं। काफी वर्षा हुई है। अभी जो हमारा वैकल्पिक मार्ग था, वैकल्पिक मार्ग आज कल हमारा पूर्ण हो गया था, तो आज हम उसे चालू करने की स्थिति में थे, लेकिन रात अधिक वर्षा होने के कारण वो पुनः टूट गया है। तो उसमें उसकी दोबारा से जो है मरम्मत की जाएगी और उसको जो है चालू किया जाएगा। इसके साथ ही साथ हमारा जो आमसौड़ है और दुगड्डा है, दुगड्डा में भी रात बाद काफी भारी वर्षा हुई थी, तो उसके कारण वो रास्ता भी जो है बाधित हो गया था हमारा NH, तो वो भी अब खुल गया है, तो आवागमन उस पर हो रहा है। विद्युत के क्षेत्र में देश की जानी मानी कंपनी THDC इंडिया लिमिटेड ने अपना 37वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया है। इस दौरान कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी, जिसमें छात्र भी मौजूद रहे, जिनकी हौसला अफजाई को बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है। और कार्यक्रम में THDC के CMD RK बिश्नोई ने भी कंपनी के चल रहे नए प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विद्युत के क्षेत्र में अब तक के हुए विकास कार्यों का बखान भी खुलकर किया गया। CMD RK बिश्नोई का भी कहना है कि इस साल टिहरी बांध परियोजना में 1000 मेगावाट पंप स्टोरेज प्लांट शुरू किया जाएगा। And the first prize goes to and daily activities of Mrs. Himanshu Rana, Deputy Manager, HRD, Rishikesh. उत्तराखंड ने सतत विकास के लक्ष्य यानी कि SDG में बड़ी छलांग लगाई है। उत्तराखंड अब देश भर में पहले नंबर पर पहुंच गया है। नीति आयोग की साल 2023-24 की SDG इंडेक्स रिपोर्ट में भी उत्तराखंड ने कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले साल 2020 में प्रदेश तीसरे स्थान पर था। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के विकास मुख्य प्रयासों से आज उत्तराखंड अग्रणी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। नीति आयोग की रिपोर्ट में भी उत्तराखंड का शीर्ष स्थान प्राप्त करना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रदेश सरकार इकोलॉजी इकोनॉमी को समन्वय के साथ में विकसित उत्तराखंड की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। साथ ही पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करते हुए सर्वगीण विकास करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है
कि सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्ति में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में पहले नंबर के राज्यों में आया है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और हर दृष्टि से उत्तराखंड समेकित रूप से विकास की ओर आगे बढ़े, उसके लिए पूरा नियोजन और प्रबंधन किया जा रहा है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा राज्य उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं प्रदेशवासियों को सबको बधाई देता हूं। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर रामझूला में साड़ों का कहर फिर से देखने को मिला है। दो आवारा साड़ों की लड़ाई में दुकान में काम कर रही दो लड़कियों की जान आफत में फंस गई है। दुकान में रखे काफी सारे लेडीज पर्स और बैग लड़कियों के ऊपर गिर गया है। लड़कियां साड़ों के पैरों तले कुचलने से बच गई हैं। इस दौरान दुकानदार ने किसी तरह से हिम्मत दिखाई, सामान के ऊपर चढ़कर आवारा साड़ों को डंडे से मारकर बाहर भगाया है। लोगों ने भी बताया कि लड़कियों को मामूली खरोच आई है। इस जानलेवा दुर्घटना को लेकर लोगों में नगरपालिका के खिलाफ काफी ज्यादा आक्रोश है। लोगों का भी कहना है कि शिकायत के बावजूद भी नगरपालिका सड़कों से आवारा साड़ों को हटाने के लिए तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं नगरपालिका के अधिकारियों ने भी बताया कि आवारा पशुओं को सड़कों से हटाने के लिए काम भी किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें ऋषिकेश से हैं, जहां पर दुकान के अंदर साड़ घुस गया, जिसमें दुकानदार ने समझ दिखाकर आपको बताते चले कि साड़ को बाहर निकाला और साथ ही दो लड़कियां चोटिल होने से बच गई हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर लोगों में भी काफी ज्यादा आक्रोश है इस घटना के बाद में। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। रामझूला में साड़ों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा और इस दौरान ऋषिकेश से भी खबर आई, जहां पर दुकान के अंदर साड़ घुस गया। खबर रामनगर से है, जहां पर बरसात के कारण वन्यजीव अब आबादी की ओर से आते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि जिसके चलते रामनगर में कॉर्बेट प्रशासन, वन विभाग में सेव द स्नेक सोसाइटी ने भी अपनी टीम गठित कर सांपों को बचाने में जुट गई है। वेलफेयर सोसाइटी ने दर्जन भर से अधिक सांपों को गांवों और घरों से रेस्क्यू कर वन विभाग के सहयोग से घने जंगलों में छोड़ दिया है। इसके साथ ही लोगों से अपील भी की गई कि किसी के घर और खेतों में सांप निकले तो तुरंत वन विभाग और समिति को सूचना दें। समय बरसात का समय है। बरसात के समय पर सांपों के घरों में पानी घुस जाने के कारण सांप जो है कि इस समय आबादी की ओर ज्यादा अग्रसर होते हैं और इन्हीं आबादी ग्रामीण क्षेत्रों, रामनगर शहरी क्षेत्रों से सांपों को रेस्क्यू किया गया है। इसमें सोसाइटी द्वारा विशेष रूप से रेस्क्यू करके आज जो है कि 2 दर्जन से अधिक सांपों को छोड़ा गया, जिसमें सबसे ज्यादा कोबरा और धामन और पाइथन वगैरह के प्रजाति के सांप थे। इसमें प्रमुख रूप से जो है कि सोसाइटी से और वन विभाग यही लोगों से अपेक्षा रखता है कि अगर कहीं पर इस तरह से सांप वगैरह की सूचना आती है तो आप तत्काल जो है वन विभाग और श्री चंद्रसेन कश्यप जो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं तो उनको सूचित करें और उनके टीम द्वारा जो है ससमय सांपों को रेस्क्यू किया जा रहा है तथा वन विभाग द्वारा भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है सांपों को रेस्क्यू के लिए और उनको सुरक्षित जंगल में आजाद किया जा रहा है। 12 जुलाई को अंबानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी हो गई है। इसमें मुकेश अंबानी के विशेष आग्रह पर हरिद्वार में महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज जी उनके बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को आशीर्वाद देने के लिए देहरादून से मुंबई पहुंचे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में देश विदेश से कई बड़ी और नामी हस्तियां इस ग्रैंड वेडिंग में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंची हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि देहरादून से हैं, जहां पर कैलाशानंद गिरी महाराज मुंबई पहुंचे हैं और अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को अपना आशीर्वाद भी दिया।
कैलाशानंद गिरी महाराज मुंबई पहुंचे, जिस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल शादी समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, यहां पर अपना आशीर्वाद भी देते हुए नजर आए। उत्तराखंड के मौसम को लेकर मौसम निर्देशक विक्रम सिंह ने भी कहा कि इस सप्ताह सामान्य रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिलेगी। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि इन दिनों कई जनपदों में भी बारिश की संभावना जताई गई है और जिस दौरान सतर्क रहने की जरूरत है, उसके बाद के 3 दिन हल्की बारिश की भी संभावना है। लेकिन इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी के चलते येलो अलर्ट भी रखा गया है, जो कि समान एक्टिविटी में रखा जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग आवाजाही कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी जा रहे तो मौसम की जानकारी लेकर ही कहीं बाहर निकलें। अभी आप एक सप्ताह के लिए अगर बात करते हैं, मौसम में ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। सामान्य के आसपास की एक्टिविटी आप कह सकते हैं, सामान्य से कम। बल्कि सामान्य के लिए अगर बात करूं तो 11 और 12 जुलाई को जो है उत्तराखंड में सामान्य के आसपास बारिश मिलनी चाहिए। और 11-12 में अगर हम हैवी रेंस की भी बात करें तो एकाध दुका जगहों में देहरादून है, टेहरी है या पौड़ी है, या इसी तरह कुमाऊं रीजन में देख रहे तो नैनीताल, चंपावत या यूएस नगर, तो इनमें संभावना है कि एक आध जगहों में जो है हैवी रेंस भी मिले। लेकिन ठीक है, ये सामान्य के आसपास ही चीजें रहेंगी, मैं ये कहूंगा 11 और 12 में। तो हल्द्वानी में छात्र संघ अध्यक्ष पर लूट का मुकदमा दर्ज होने से छात्र आक्रोशित हो गए हैं। गुस्साए छात्रों ने कोतवाली में जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने छात्र संघ अध्यक्ष सूरज रमोला सहित 5 छात्रों पर दर्ज मुकदमों को तत्काल वापस लेने की मांग की है। साथ ही छात्रों ने सीओ से डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। छात्र नेताओं का भी दावा है कि प्राइवेट अस्पताल पहाड़ों के गरीब मरीजों को भी लूट रहे हैं। जब लोगों को हक की बात आती है तो डॉक्टर ने उन पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस प्रशासन से भी छात्रों पर लगे मुकदमे को वापस लिए जाने की मांग की गई है। उसके अनुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से। आज जो हमारे छात्र संघ के जो भी सदस्य हैं उनके साथ वार्ता की गई है इस संबंध में और उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है एसपी जी साहब को। तो जो भी उनके एप्रीहेंशन हैं, जो एलिगेशन, उनका कहना है कि उनके पक्ष भी सुना जाए, तो उस पर भी उसको जांच तलब किया गया भारतीय न्याय संहिता के ही और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जो भी प्रोविजन है उसके अनुसार। और जो भी धाराएं हैं, जो भी उनकी तहरीर में आई हैं, उससे संबंधित ही मामला है और उसी के हिसाब से ही जो एफआईआर में धाराएं हैं वो भी लगेंगी। देखिए, इस तरीके की जो चीजें पहले भी हुई हैं उसमें भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं और क्लियर कट हम लोगों ने उसमें चार्जशीट की तरफ ही गए सारे मामले और जो भी उसमें अभियुक्त हैं उनके खिलाफ। हल्द्वानी में डीआईजी डॉक्टर योगेंद्र रावत और एसएसपी प्रहलाद मीणा ने 26 पुलिसकर्मियों और 15 ट्रैफिक वॉलंटियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। ये सम्मान इन पुलिसकर्मियों को लोकसभा चुनाव में निष्ठा से कार्य करने, पर्यटन सीजन के दौरान यातायात को सुचारू रखने के लिए भी किया गया है। इसके अलावा मानसून सीजन के चलते 230 पुलिसकर्मियों को रेनकोट भी दिए गए हैं। पिछला चुनाव हमारा लोकसभा चुनाव बीता है और उसके अलावा जो ट्रैफिक सीजन और यात्रा सीजन जो हमारा जून के साथ लगभग खत्म हुआ है, इसमें जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किया, ऐसे विभिन्न जनपदों के लोगों को यहां पर सम्मानित किया गया। इसके अलावा 15 ट्रैफिक वॉलंटियर्स जिन्होंने की निस्वार्थ भाव से सेवा की है, उन लोगों को भी यहां पर सम्मानित किया गया। इसके अलावा 250 पुलिसकर्मियों को यहां पर से रेनकोट अलग अलग जनपदों के लोगों को वितरित किया गया। फ्लैश मोड में इतना ही। नमस्कार। Look, I can download a song